नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें दिखाएगा कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अपनी अनोखी ताकतों के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे फलते फूलते हैं। ये कहानी है उम्मीद की, सशक्तिकरण की। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। और जानते हैं, ये सारी बातचीत ना बस इसी एक सवाल से शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रोकता है, सोचने पे मजबूर करता है कि क्यों हम पुरानी सोच को ही मानकर चलें। ये हमें एक नई, ज्यादा उम्मीद भरी दिशा में देखने के लिए प्रेरित करता है। तो ये सफर है कैसा? ये सिर्फ माइलस्टोन्स या पड़ावों को पार करने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका मतलब है ये समझना कि हर बच्चे का सीखने का अपना एक अलग तरीका है, अपनी एक अलग रफ्तार है। और असली मंजिल है एक ऐसा जीवन जहां वो खुद पर निर्भर हों, आजाद हों और सबसे जरूरी बात, जहां वो खुश रह सकें। चलिए, अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और उस रूपरेखा को समझते हैं, मतलब उन खास शारीरिक बनावटों को जो मोटर डेवलपमेंट पर असर डालती हैं। पर यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, इन्हें कमज़ोरी की तरह नहीं देखना है, बल्कि ये तो वो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से ताकत और हुनर बनाने का सफ़र शुरू होता है। तो ये है हाइपोटोनिया। सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर इसे ऐसे समझिए जैसे एक कार का इंजन जो आराम से धीमी गति पर चलता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उसमें ताकत नहीं है। सही देखभाल, सही ट्रेनिंग के साथ यही इंजन अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है। तो ये एक शुरुआत है, कोई रुकावट नहीं। और यहाँ ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक तरफ है शारीरिक चुनौती, जैसे हाइपोटोनिया की वजह से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हिलने डुलने में मुश्किल होना, और दूसरी तरफ है उसका सीधा साधा लक्ष्य, ताकत बनाना और शरीर पर बेहतर कंट्रोल पाना। तो हर चुनौती का एक साफ रास्ता है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 49%। इसका मतलब है कि डाउन सिंड्रोम वाले लगभग आधे बच्चे दुनिया को हमसे थोड़ा अलग महसूस करते हैं। मतलब उनकी इंद्रियां, जैसे सुनना, देखना, छूना, जानकारी को अलग तरह से प्रोसेस करती हैं। और ये बात उनके बर्ताव और सीखने के तरीके पर गहरा असर डालती है। ये भी उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। तो सवाल उठता है, इस सफर में साथ कौन देता है? यहाँ आती है एक पूरी टीम। और ये सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं हैं, ये गाइड हैं, कोच हैं, जो न सिर्फ बच्चे को बल्कि माता पिता को भी रास्ता दिखाते हैं और हिम्मत देते हैं। इस टीम में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, फिजिकल थेरेपी, जो चलने फिरने और बैलेंस बनाने में मदद करती है। दूसरा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो रोजमर्रा के कामों जैसे खाना पीना, लिखना, इन सब स्किल्स पर काम करती है। और तीसरा, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जो कम्युनिकेशन यानी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करती है। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। ये सब शुरू होता है फिजिकल दुनिया से। मतलब सबसे पहले बच्चे को अपने शरीर पर कंट्रोल पाना सीखना होता है, ताकि वो खेल सके, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके और आज़ाद महसूस कर सके। और ये प्रोग्रेस ना बड़े ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ती है। सबसे पहले आता है सर पर कंट्रोल, जो कि हर मूवमेंट का बेस है। फिर बच्चा लुढ़कना और बैठना सीखता है, जिससे उसे दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया एंगल मिलता है। और फिर आता है रेंगना, जो आज़ादी की तरफ पहला बड़ा कदम होता है। तो जब फिजिकल थेरेपी से शरीर के बड़े मूवमेंट्स पर कंट्रोल आ जाता है, तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। मतलब शरीर पर कंट्रोल है, तो अब हाथों की उंगलियों से बारीक काम करना, जैसे चम्मच पकड़ना या पेंसिल से लिखना, ये सब सीखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड में तो महारत हासिल हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन का क्या? अपनी बात कहना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो अब हम कम्युनिकेशन की दुनिया को अनलॉक करने की बात करेंगे। ये समझेंगे कि एक बच्चे को अपनी आवाज़ ढूंढने में कैसे मदद की जाती है। और मज़े की बात ये है कि ये सब उनकी एक बहुत बड़ी ताकत पर बनाया गया है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने वाली है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अक्सर जितना बोलकर बता पाते हैं, उससे कहीं कहीं ज़्यादा समझते हैं। उनकी समझने की शक्ति, जिसे हम रिसेप्टिव लैंग्वेज कहते हैं, अक्सर उनकी बोलने की शक्ति यानी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज से ज़्यादा मजबूत होती है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात सिर्फ बोलने या भाषण की नहीं है, बात है कनेक्शन की।
जुड़ाव की। और इसीलिए एक ऐसा तरीका अपनाया जाता है जहां हर मुमकिन टूल का इस्तेमाल हो। इसे कहते हैं टोटल कम्युनिकेशन। इसमें बोलना, साइन लैंग्वेज, तस्वीरें, इशारे सब कुछ शामिल है। लक्ष्य बस एक है, बच्चे को अपनी बात कहने का सबसे अच्छा और आसान तरीका देना। तो हमने फिजिकल डेवलपमेंट देखा, कम्युनिकेशन को समझा। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इस पूरे सफर की असली मंजिल सिर्फ कुछ स्किल सीखना नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा है। देखिए, थेरेपी का लक्ष्य सिर्फ थेरेपी करना नहीं होता। इसका असली लक्ष्य है एक ऐसा जीवन देना जो खुशियों से भरा हो, जिसमें वो हर चीज में हिस्सा ले सकें। ये सारी मेहनत, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब इसलिए है ताकि बच्चा दोस्त बना सके, स्कूल जा सके, खेल सके और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सके। और आखिर में ह्यूगो की माँ की ये बात, ये सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जो उन सारी चीजों से भरी है, जो उनके बेटे को खुश करती है। और यही तो असली सफलता है ना? एक ऐसा माहौल बनाना जहां खुशी हो, जहां हर संभावना मुमकिन लगे। यही वो सोच है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है।